चलिए क्वेश्चन है, प्रमाण भित्ति की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक दशाएं हैं। अगर आप चाहते हैं कि कहीं पर जो है प्रमाण भित्ति बेहतर हो तो उसके लिए कौन सी आवश्यक दशाएं जरूरी होती हैं प्रमाण भित्ति की वृद्धि के लिए। पहला ऑप्शन है प्रकाश स्थिति, यानी कि जो प्रकाश की स्थितियां हैं ये। दूसरा कह रहा है स्वच्छ एवं अवसाद रहित जल, यानी कि पानी जो है वो स्वच्छ है, उसमें अवसाद ना हो। तीसरा है 6% की समुद्री लवणता। और चौथा है उष्णकटिबंधीय समुद्री जल जिसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक हो। अब आपको प्रूफ की सहायता से उत्तर देना है। तो पहले में है पहला, दूसरा, चौथा। दूसरे में है दूसरा और चौथा। तीसरे में पहला और तीसरा। और डी में है कि सभी बातें सही हैं। बताइए। फिर से रिपीट कर रहे हैं। प्रमाण भित्ति आप लोगों ने देखा था जिसके वजह से कितने अक्षांश के बीच मिलती हैं, उसमें जो है स्वच्छ होना चाहिए, लवणता एक औसत होना चाहिए, टेम्परेचर भी बता चुकी हूँ मैं। तो चलिए बताइएगा। पहला है प्रकाशीय स्थितियाँ, यानी कि जो प्रकाश की स्थिति है क्या ये प्रभावित करता है कोरल को। दूसरा, ठीक है आपका, यानी कि पहला सही है। तो एक ऑप्शन हट गया 2, 4 वाला। ठीक है। दूसरा कह रहा है स्वच्छ एवं अवसाद रहित जल, पानी स्वच्छ हो उसमें अवसाद ना हो। ये भी सही है ना। बिल्कुल, मैंने कहा था अवसाद होगा तो मुख में चला जाएगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो पहला दूसरा बिल्कुल सही है। ठीक है। एक ऑप्शन और आपका हटा पहले तीसरे का, जो कि इसमें दूसरा नहीं है। अब आपका बचा पहला, दूसरा, चौथा और सभी। तीसरा कह रहा है 6% की समुद्री लवणता। और चौथा कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय समुद्री जल जिसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये सही, चौथा सही है ना। तीसरा सही नहीं है, 6% बहुत कम लवणता हो गया, यानी कि तीसरा सही नहीं है। पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है। पढ़ी हुई चीज़ों को रिलैक्स मोड में करेंगे ना तो बिल्कुल सही कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण, उस पर जो प्लैंक्टन जो जैंथिल हैं उनको तो प्रकाश चाहिए ही चाहिए ना, नहीं तो भोजन नहीं बनाएंगे, और भोजन नहीं बनाएंगे तो प्रवाल को भोजन कहाँ से देंगे। तो फिर दोनों का संबंध खराब होगा, यानी कि प्रकाश चाहिए ही चाहिए। एक बिल्कुल कॉमन सेंस का था। नेक्स्ट देखिए, फाइटोप्लैंक्टन्स के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही है। फाइटोप्लैंक्टन्स आप लोग पढ़ चुके हैं। पहला है फाइटोप्लैंक्टन्स पृथ्वी की अधिकांश ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स पृथ्वी यानी कि धरती के ज्यादातर ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। क्या ये बात सही है, गलत है? ठीक है, देख लेते हैं बाकी लोगों का क्या कहना है। सही लग रहा है, सही। अच्छा, ये अच्छा आप बात समझ में आ गया। ये क्लास में नहीं थे तभी बच्चा क्लास छोड़ने के बाद इतना कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर कैसे दे दिया आपने। अमेजिंग दिलकश। चलिए दूसरा, ये पोषण के सबसे निचले स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये पिरामिड में पिरामिड की बात कर रहा है। पिरामिड का अगर इस तरह से बनाएंगे तो सबसे पहले होते प्राथमिक होता, तो क्या ये निचला स्तर नहीं है ना। पिरामिड में सबसे नीचे यही तो है जो खाना बना रहे हैं, बाकी लोग उसके ऊपर कड़ी दर कड़ी। तो कौन सा सही है? कह रहा है पहला, केवल पहला। बी कह रहा है दूसरा कह रहा है कि केवल दूसरा। सी में कह रहा है कि दोनों बातें सही हैं, और डी में कह रहा है कि कोई सही नहीं है। दोनों सही है। सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण शैवालों से आता है, जैसे ही पढ़ा चुकी हूँ। और शैवाल क्या है? फाइटोप्लैंक्टन से ही तो है, इन्हीं को शैवाल कहा जाता है। तो कोई डाउट नहीं है ना आप लोगों को? ठीक है, जिन्होंने पढ़ा उनको कोई डाउट नहीं होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अमेजन जंगल बता सकते हैं। तो आपका पहला दूसरा दोनों बातें बिल्कुल सही है। यही होता है जब क्लास ना की रही है तब फिर दिमाग लगाना पड़ता है, और जब क्लास की रही है तो फिर आपको अपना कॉमन सेंस लगाना होता है कि हमने ये पढ़ा है। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से उत्तर देना है। पहला है प्रवाल जूजैंथिल के साथ सहोपकारिता में रहता है। क्या प्रवाल का संबंध जूजैंथिल के साथ सहोपकारिता का है? एक दूसरे को मदद करते हुए काम करना। प्रवाल जूजैंथिल को क्या देता? आवास। जूजैंथिल उसको भोजन और कलर प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है प्रवाल जूजैंथिल को आवास की सुविधा प्रदान करता है।
सही है। सही है। तीसरा, प्रवाल जू जैंथिल से भोजन प्राप्त करता है। सही है। व्याख्या कर ही दिया मैंने, और वैसे पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि ये तो आपका तीनों बातें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम प्रवाल विरंजन से संबंधित है? क्या होगा तो प्रवाल विरंजन होगा? कोरल ब्लीचिंग होगा। हाँ तो बताइए। पहला है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जू जैंथिल की प्रकाश संश्लेषण दर तीव्र हो जाती है। क्या इससे प्रवाल विरंजन होता है? आइए फटाफट आ जाइए चलो। दूसरा है, प्रवाल के ऊतकों में ऑक्सीजन का स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है। अब केवल पहला केवल दूसरा दोनों सही है, कोई सही नहीं है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, पढ़ा हुआ है आप लोगों का। कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण जू जैंथिली की प्रकाश संश्लेषण दर का तीव्रता बढ़ जाता है। दूसरा कह रहा है प्रवालों के ऊतकों में ऑक्सीजन स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है। अब कौन सा सही है? दूसरा सही। स्पष्ट बताइए सब। दोनों सही करो। दोनों बातें सही है बिल्कुल। मैंने कहा था जब ग्लोबल वार्मिंग होगा, पानी का जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण दर बढ़ेगा, और जब प्रकाश संश्लेषण दर बढ़ेगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन वो लोग निकालेंगे जू जैंथिली, और वो ऑक्सीजन प्रवालों के ऊतकों में जाएगा और उनको दिक्कत होगा, तो उसको हटा देते हैं, ऊपर से हटा देंगे क्योंकि उनकी वजह से उनको दिक्कत होती है। तो दोनों बातें एकदम साफ साफ कह रहा है कि हटाएंगे क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा ऑक्सीजन जो उनको दे रहा है और उतना ऑक्सीजन की आवश्यकता है नहीं उसको। तो ऐसे में या तो क्या करेंगे, अपने ऊपर से हटा देंगे, या जू जैंथिली खुद ही अपना कलर कम कर देंगे। क्लोरोफिल की वजह से कलर होता है, कलर कम कर देंगे, और अगर क्लोरोफिल कम कर देंगे तो प्रकाश संश्लेषण दर घट जाएगी। अगर दर घटेगा तो भोजन की दर भी तो घट गई, तब भी मरना है, और अगर हट गए तब भी मरना है। तो देखिए दोनों बातें बिल्कुल ही सही हैं। आप लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से बताई थी कि क्यों होता है कोरल ब्लीचिंग। जब ये हट जाएंगे तो उनका कलर बिल्कुल वाइट दिखने लगेगा, चूना पत्थर है ही वो, इन्हीं की वजह से कलरफुल दिखते हैं। और इनको हटाएंगे क्यों? क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग से पानी का, मैंने भी कहा था कि जल में 150 गुना कम क्षमता होती है वो आपके इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन धारण करने की, और अगर गर्म पानी करेंगे तो उसका ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता और घटेगी। लेकिन जो पौधे हैं उनका प्रकाश संश्लेषण का दर बढ़ जाता है। अगर वो बार बार ज़्यादा ऑक्सीजन दे रहे हैं और किसी के ऊपर हैं तो उसको समस्या वो क्रिएट करेंगे। तो बात समझ में आ गया? दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? अब ये बात बताना है, ये आपको मतलब बिल्कुल सब कुछ पड़ा हुआ है। कोई जीव ऐसा है जो ये नहीं बता रहा है कि वो जीव रहता कहाँ है, बल्कि ये बता रहा है कि वो क्या क्या कहाँ कहाँ करता है। ये क्या है? फिर से सुन लीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पद यानी कि शब्द केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान को ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है? पहला है संक्रमिका इकोटोन, दूसरा है पारिस्थितिक कर्मता जिसे निकेत नीचे भी कहते हैं। यही है ना, कार्यात्मक इकाई निकेत में या नीचे में ही करते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बहुत अच्छे। IAS का क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। यदि अंतरराष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्रभूमि को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल कर दिया गया तो इसका क्या मतलब है? अगर कह दिया जाए कि ये आर्द्रभूमि वेटलैंड्स जो है इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया तो इससे आपको क्या समझ में आया? आइए इसका क्वेश्चन उत्तर दीजिएगा, बेहतरीन है। पहला, मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि की पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो गया है या हो रहा है या होने की संभावना है। यही है ना, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में तभी डालेंगे जब हमारी वजह से समस्या हो गई हो रही हो या होने की संभावना हो, तब हम उसे क्या करेंगे? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाल देते हैं। ठीक ना? यस मैम, सबको क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ये भी IAS का था और ये भी IAS का ही है। भारत की आर्द्रभूमि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विचार कीजिए। पहला है आर्द्रभूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में सबसे अधिक है। गुजरात में आर्द्रभूमियों की संख्या सबसे ज्यादा है अन्य राज्यों की अपेक्षा। कॉमन सेंस का है, ये नहीं कि मैम ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग सोचना ही छोड़ दीजिए। दूसरा, भारत में तटीय आर्द्रभूमियों का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्रभूमियों के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है।
कह रहा है जो इनलैंड आर्द्रभूमियां हैं वो कम है, जो नहीं, inland ज्यादा है। गलत है। गलत है। और पहला सही है। आपने देखा था कच्छ का रण कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। आपको पता है तटीय राज्यों में सबसे बड़ा गुजरात का ही है कच्छ। आपको जो ऐसे ऐसे करके होता है ना, ये देख रहे हैं, ये पूरा कोस्टल एरिया जो है, ये पूरे सब क्या है, 8 भूमि है। इसका अधिकतर हिस्सा क्या है, कच्छ का रण है। और कच्छ का रण मतलब वो दलदल जहाँ पे पानी आता जाता रहता है, और ये बहुत बड़ा इलाका कवर करता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा आर्द्रभूमियां किसके पास है, गुजरात के पास। वो भले ही कोस्टल एरियाज के इनलैंड ना हो, लेकिन है सबसे ज्यादा गुजरात का। तो पहला सही है और दूसरा सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, बताइएगा कौन सा है जो कि आपका सही है। कह रहा है हरिके आर्द्रभूमि, हरिके आर्द्रभूमि क्या ये ब्यास और सतलज के संगम पर है। आपने अगर हरिके बैराज पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, क्योंकि जहाँ बैराज होगा, बांध होगा, वहीं ये आर्द्रभूमि होगा। दूसरा, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान से बनास और चंबल के संगम पे है। क्या केवलादेव घाना जो है वो बनास और चंबल के संगम पे है। तीसरा, कोलेरू झील मूसी और कृष्णा के संगम पे है। अब आपको बताना केवल पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, या सभी सही है। बताइए कौन सा है जो कि सही है। ये आपके लिए नया भी हो सकता है। एक फैक्ट हो गया, फैक्ट दूसरा सही है, तीसरा है। चलिए फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। कोलेरू झील मूसी और कृष्णा के संगम पे है। क्या ये बात सही है? नहीं सही है। तीसरा बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर तीसरा सही नहीं है तो उपरोक्त सभी का ऑप्शन गया, दूसरा तीसरा का ऑप्शन गया, पहला तीसरा का ऑप्शन गया, वनली वन सही है। हरिके जो बैराज है ये आपका सतलज और जो नदी है, मैंने कहा था ना, उन दोनों के जो है संगम पे बना है आपका बैराज, और वहाँ से ही तो इंदिरा गांधी नहर जैसी चीजें निकली हुई है। तो आपका पहला सही है, हरिके जो बैराज है ये ब्यास और सतलज नदी के संगम पे है। नेक्स्ट देखिए, ये आपके लिए आसान है, हालांकि बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित संस्थाएं या कौन सी संस्थाएं हैं जो मैंग्रोव वनों को संरक्षण देती हैं। सारी संस्थाओं को आपने पढ़ा है। वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, UNEP है, FAO है। बहुत अच्छी बात है, सभी तो आप लोग को पढ़ा ही है। कह रहा है UNDP, यूनेस्को, IUCN और वेटलैंड इंटरनेशनल। 4 ऑप्शन आप ले लीजिए, कूट पहला और चौथा। क्या केवल पहला चौथा है? दूसरा भी तो है, यस, यानी कि हट गया। फिर कह रहा है दूसरा और चौथा, तो क्या सिर्फ दूसरा चौथा है? पहला भी तो है। फिर कह रहा है दूसरा और तीसरा, पहला तो है ही है। सभी ऑप्शन के हिसाब से पता चल गया कि सभी हो जाएंगे, यानी कि आपके UNDP, UNEP, यूनेस्को और IUCN, वेटलैंड इंटरनेशनल, ये सभी, इसके अलावा एक दो और संस्थाएं, ये सब क्या करते हैं, मैंग्रोव को संरक्षण देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूल प्राणी जात को किस प्रकार उल्लेखित करेंगे। आपने पढ़ा है जलीय क्षेत्रों में 2 होता है, एक प्लैंक्टन, नेक्टन और पेंथर। तो इसमें कह रहा है कि किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूल दर्शी, जो स्वतंत्र है लेकिन वो काफी बड़े हैं, भारी भरकम हैं, ऐसे जीवों को क्या कहेंगे। पहला कह रहा है प्लैंक्टन, क्या ये प्लवक या प्लैंक्टन होंगे? नहीं। दूसरा कह रहा है परजीवी, क्या ये परजीवी होंगे? नहीं। तीसरा कह रहा है नितल जीव, जो एकदम जमीन पे रहते हैं, नितल में। और फिर कह रहा है तरणक, जो तैरते हैं। व्हेल, शार्क और ये सब जीव कौन से में आएंगे? क्या ये नितल में? तरणक में आ जाएंगे ना। नितल में तो घोंगे होंगे, सब रहते हैं। और इसके अलावा एक चीज जो जिसका आकार कुछ पता नहीं चलता, कौन सा? ऑक्टोपस। ये सब नितल में रहते हैं, लेकिन बीच में जो जिसको हम कहते हैं नेक्टर, जिसको तरणक कहते हैं, जिसमें बड़े और स्थूल जीव आते हैं जलीय क्षेत्रों में, ठीक है, तो तरणक। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया है। हाँ, कल का पढ़ा हुआ है, तो उम्मीद है याद होगा आप लोगों को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन है जो कि सही है। पहला है मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए भारत UNCCD
सीसीडी का हस्ताक्षरकर्ता देश है। सही है। सही है, नो डाउट। दूसरा कह रहा है समपोषणीय भूमि और पारिस्थितिकी प्रबंधन कार्यक्रम, जिसको स्लिम कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए प्रारंभ किया गया। क्या ये बात सत्य है कि स्लिम को मरुस्थलीकरण रोकने के लिए यूएन जो है यूएनओ कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सभी को पता है कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक और FAO था और UNDP। यस, UNDP था, FAO था और वर्ल्ड बैंक। यूनाइटेड नेशन इसमें है ही नहीं। और ये मरुस्थलीकरण को नहीं रोकने बल्कि सूखे को कम कर रहे हैं, भूमि के निम्नीकरण को कम कर रहे हैं और पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। तो देखिए गलत हो गया, यानी कि पहला सही है। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका पढ़ा हुआ है, कौन सा कर रहे हैं जो कि सही है, विचार कीजिए। कह रहा मरुस्थलीकरण की समस्या का समाधान करने के लिए भारत के पास एक राष्ट्रीय नीति और कानूनी ढांचा है। क्या मरुस्थलीकरण को कम करने के लिए हमारे सरकार के पास एक राष्ट्रीय नीति और कानूनी ढांचा है? नहीं। कहीं पढ़ा कि जल नीति और वन नीति की तरह हमारे पास कोई इसके लिए नीति नहीं है और ना ही कोई कानूनी ढांचा है। हालांकि काम तो कर रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम लाए हैं, लेकिन कोई नीति नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल गलत है, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मरुस्थलीकरण पर किए गए कार्यों की अपनी रिपोर्ट भारत सरकार UNCCD को समय समय पर भेजता रहता है। सरकार जो है UNCCD को मरुस्थलीकरण पे जो काम करता है उसकी रिपोर्ट भेजता है। सही है। सदस्य है तो जवाबदेही तो देना पड़ेगा ना, किसी भी संगठन के सदस्य हैं तो जवाबदेहिता बनेगी ही बनेगी। बिल्कुल रिपोर्ट तो मांगेगा कि आप क्या काम कर रहे हैं, जो कि आप सदस्य हैं। तो दूसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, IAS का क्वेश्चन है और आप सभी को इसका उत्तर पता है, लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो गलत करेंगे। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक यानी कि शैवाल किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल बढ़िया से उत्तर दीजिएगा कि अगर महासागरों का जो पादप प्लवक है, जो शैवाल है, किसी रीजन से वो सारे खत्म हो गए तो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा? पहला है कूट की सहायता से उत्तर देना है। कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये बात सही है। कार्बन सिंक सभी को पता है, ग्रीन कार्बन सिंक, ब्लू कार्बन सिंक। जो स्थलों पे कार्बन को अवशोषित करे पेड़ पौधे वो ग्रीन कार्बन सिंक, जो जल में कार्बन को अवशोषित करे वो ब्लू कार्बन सिंक। तो क्या महासागरों पर कार्बन सिंक का जो प्रतिकूल प्रभाव आएगा? बहुत आसान है, बिल्कुल आएगा। ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है, सबसे ज्यादा कार्बन वही अवशोषित कर रहे हैं, ब्लू सिंक। यस, तो प्रतिकूल प्रभाव आया ना, सिंक खत्म हो गया कार्बन का, तो प्रतिकूल प्रभाव हुआ। ये अच्छा नहीं है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। दूसरा कह रहा है महासागरों की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। खाद्य श्रृंखला में ये उत्पादक हैं, प्राथमिक उपभोक्ता इसी पे निर्भर है। ये खत्म होगा तो प्राथमिक उपभोक्ता नष्ट होंगे, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक, सब खत्म हो जाएंगे, तो बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। बहुत अच्छे। तीसरा कह रहा है महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा। क्या अगर पादप प्लवक नहीं होंगे तो बहुत तेजी से महासागरों का जल घनत्व घट जाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पादप प्लवक घनत्व थोड़ी बढ़ाते हैं। तो इसलिए IAS का क्वेश्चन था, तो निश्चित ही कंफ्यूज करने वाला ही होगा। तो पहले ऑप्शन में है पहला दूसरा, दूसरे में केवल दूसरा, तो केवल दूसरा तो होगा नहीं, केवल तीसरा भी होगा ही नहीं। अब सभी और पहले दूसरे में कंफ्यूजन हो सकता है, तो तीसरा होगा ही नहीं, केवल पहला दूसरा सही है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के समुद्री जल, IAS का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे से उत्तर दीजिएगा, सब पढ़ा हुआ आपका, कूट की सहायता से उत्तर देना है। सारे ऑप्शन को ध्यान से सुनिएगा। भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन हो रही है, ये वृद्धि चिंता का विषय है। इस वृद्धि के लिए कौन सी चीजें हैं जो जिम्मेदार है? हानिकारक शैवाल तुम पढ़ाई हो, हानिकारक का मतलब ये नहीं कि वो जहरीले होंगे, हानिकारक का मतलब अधिक से अत्यधिक अगर हो जाता है किन्हीं कारणों से, चाहे नेचुरल चाहे ह्यूमन की हस्तक्षेप की वजह से, अगर ज़्यादा प्रभाव कहीं पे आ रहे हैं आवश्यकता से ज़्यादा, तो हानिकारक शैवाल ग्रुप है। तो ऐसी समस्याएं आजकल हो रही हैं, लेकिन इसके लिए कौन से रीजन है जो जिम्मेदार हैं, आपको ये बताना है। पहला है ज्वार नदमुखों से पोषकता का प्रभाव। ज्वार नदमुख मतलब जानते हैं जहाँ से नदी समुद्र में गिरती है, और नदियों के द्वारा जब ज़्यादा पोषकता लाया जाएगा, समुद्र में गिराया जाएगा, तो निश्चित ही क्या होगा? शैवाल होगा।
पहला बिल्कुल सही, आप लोगों ने बढ़िया जवाब दिया। दूसरा, मानसून में भूमि से जल प्रवाह, जब बारिश का मौसम आता है तो भूमि से जो जल का प्रवाह होता है, सही है। भूमि की जो अच्छी अच्छी परतें हैं ऊपर की, वो अपर्दित होकर के पानी में जाएंगी, पानी में जाएंगी तो पोषकता को बढ़ावा देंगी। तो और तीसरा है आपका समुद्रों में उत्प्रवाह। उत्प्रवाह मतलब अपवेलिंग, हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है। इससे भी सवाल मालूम होता है ना। यस, बहुत अच्छे, आप लोगों से यही उम्मीद थी। तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। ये तीनों चीजें जिम्मेदार हैं सवालों के प्रस्फुटन या हानिकारक सवाल ढूंढ के लिए। सबको क्लियर है ना? अगर नहीं क्लियर है तो तुरंत बोलिएगा, क्योंकि ये सब आपका पढ़ा हो, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपने ना पढ़ा हो। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? कौन सा है जो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सही नहीं? पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ चुके हैं, आपको बताना इसके बारे में क्या सही नहीं है। पहला है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। पारिस्थितिकी तंत्र किसी भी स्थान के समस्त जो जीव हैं और साथ ही जो अन्य भौतिक चीज है यानी कि निर्जीव है, उन सभी को निर्दिष्ट करता है। कोई डाउट नहीं है, सही है। दूसरा, यह एक कार्यशील इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील इकाई है। तीसरा, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, सही है, ठीक है। चौथा कह रहा है यह एक बंद तंत्र है। क्या पारिस्थितिकी तंत्र एक बंद तंत्र? एक खुला तंत्र, यही गलत है, बाकी सारी बातें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अब आपकी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय, ये आपके लिए नया हो सकता है लेकिन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, छोटे एग्जाम का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है एक मनुष्य के लिए जीवन की पूर्ण रूप से धारणीय करने की आवश्यकता न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? एक मनुष्य जो अपने जीवन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए न्यूनतम भूमि जो वो धारण करता है उसको क्या कहेंगे? पहला है जीवजात, दूसरा है जीवोम, तीसरा है पारिस्थितिकी पदछाप और चौथा है निकेत। वो तो कार्यात्मक इकाई। क्वेश्चन है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए, यानी कि आप अपने पूरे जीवन को डेवलप करने के लिए जितने जमीन का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन फिर से, जीवजात, जीवोम, निकेत, पारिस्थितिकी पदछाप। पारिस्थितिकी पदछाप यानी कि पारिस्थितिकी पे आपका कितना प्रभाव है, पारिस्थितिकी पदछाप। ऐसे ही कार्बन पदछाप आता है, ऐसे ही वाटर पदछाप आता है, वाटर फुटप्रिंट। आप अपने जीवन काल में कितना पानी का उपयोग कर रहे हैं वो वाटर फुटप्रिंट होगा। आप अपने जीवन में कितना कार्बन निकाल रहे हैं वो कार्बन जो है फुटप्रिंट होगा। और आप अपने जीवन में कितनी लैंड का उपयोग कर रहे हैं वो पारिस्थितिकी पदछाप होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? विश्व का सबसे विशाल पारिस्थितिकी तंत्र आप किसे मानेंगे? समुद्र। कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। जो समुद्र का वातावरण होता है उसमें जो मुख्य प्राथमिक उत्पादक है वो कौन है? फाइटोप्लैंक्टन्स, समुद्री अपतृण, समुद्री आवृतबीजी या जलीय बायोफ्राइटा? बताएंगे ना, चलो। यस, प्राथमिक उत्पादक कौन है? फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, रामसर साइट में कौन से आपके भारत के स्थल हैं जो कि शामिल हैं? पहला है चिल्का झील, दूसरा है लोकटक झील, तीसरा है आपका केवलादेव घाना पश्चिम बिहार और चौथा है आपका बुलर झील। तो आपको बताना है कौन कौन से हैं। मैंने बेटे रामसर साइट पूछा है, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड नहीं, आर्द्रभूमि स्थल पूछा है। तो क्या 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 है आपका? ऑप्शन ले लीजिए, कोड की सहायता से बताना है। केवल पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा या सभी? सभी इतने महत्वपूर्ण स्थल हैं तो निश्चित तौर पे रामसर साइट में शामिल होंगे, सभी शामिल हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें से कौन सा है जो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जो कृत्रिम है यानी कि मानव बनाया है। पहला है आपका घास का मैदान, दूसरा है झील, तीसरा है वन, चौथा है धान का खेत। नेक्स्ट है रामसर कन्वेंशन
किसके लिए काम करता है? रामसर कन्वेंशन किसके लिए काम? आदिभूमियों के संरक्षण। आदिभूमियों के संरक्षण, बिल्कुल सही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? अगर कोई प्रजाति विलुप्त हो रहा है तो इसमें से कौन सा एक कारण है जिसके लिए जिम्मेदार नहीं है? बाकी सारे जिम्मेदार होंगे। पहला है व्यापक नीचे, यानी कि उसकी कार्यात्मक इकाई बहुत ब्रॉड है। दूसरा कह रहा है बड़े आकार वाला शरीर, उसका शरीर बहुत बड़ा है। तीसरा कह रहा है संकुचित कर्मता, यानी कि उसका जो नीचे है जो कार्यात्मक इकाई है वो बहुत संकुचित है। और चौथा कह रहा है आनुवांशिक भिन्नता की कमी। इसमें से कोई एक रीजन है जो किसी जीव के विलुप्त होने के लिए जिम्मेदार नहीं है, बाकी जिम्मेदार है। बड़े बहुत आसान है, बहुत आसान है, ध्यान से सुनिए। फिर से ऑप्शन लीजिए। पहला कहना है व्यापक नीचे, यानी कि कार्यात्मक इकाई काफी बड़ी है। दूसरा कह रहा है बड़े आकार वाला शरीर, उसका शरीर काफी भारी भरकम है। तीसरा कह रहा है संकुचित नीचे, यानी कि उसका जो कार्यात्मक इकाई है वो काफी संकुचित है। और चौथा कह रहा है कि आनुवांशिकता की जो भिन्नता है उसकी कमी है, आनुवांशिक रूप से उसमें ज्यादा भिन्नता नहीं है। अब आपको बताइए कौन सा है जिसके लिए जिम्मेदार? फोर्थ वाला पहला। अब यहाँ पे कह रहा है एक ऑप्शन में कह रहा है कि उसका कार्यात्मक इकाई बहुत संकुचित है, एक में कह रहा है बहुत बड़ा है। अब इसमें से निश्चित तौर पे एक तो नहीं होगा, या तो संकुचित होगा या तो ब्रॉड होगा। इस पे ध्यान क्यों नहीं जा रहा आप लोगों का? यानी कि संकुचित चीजें कभी अच्छी होती हैं क्या? कभी अच्छी नहीं होती। यानी कि आपकी कार्यात्मक इकाई अगर थोड़ी में सिमट गई तो आपका शारीरिक मानसिक विकास कहाँ होगा? एक ही रूम में खाना हो, एक ही रूम में सोना हो, एक ही रूम में पढ़ना हो, सब कुछ एक ही रूम में हो तो क्या आपका विकास होगा? अब आज की हिम्मत सोचिए कि दिल्ली के कोचिंग में छोटी सी जगह में ही सारा काम काज कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति या जीव के विकास के लिए उसका जो कार्यात्मक इकाई है वो काफी ब्रॉड होना चाहिए। अब ये अलग बात है आईएएस बनने के लिए जितना संकुचित रहे उतना अच्छा है, लेकिन विकास के लिए कार्यात्मक इकाई क्या होना चाहिए? ब्रॉड होना चाहिए। अगर कार्यात्मक इकाई है तो ये उसके विलोपन का कारण नहीं है। आईएएस नहीं बनने का कारण हो सकता है लेकिन विलोपन का कारण ये नहीं है, ठीक ना? तो आपका पहला नहीं है। बाकी अगर भारी भरकम शरीर है तो भोजन की कमी हो सकती है, आवास की समस्या हो सकती है। आनुवांशिक रूप से अगर उसमें भिन्नता नहीं है तो हर पर्यावरण में वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, जैसे डायनासोर्स विलुप्त हो गए थे। और इसके अलावा अगर संकुचित इकाई है तब भी वो क्या होगा? विलुप्त हो जाएगा। थोड़ी ही जैसे होते हैं कूप मंडूक जैसे, बाकी चीज़ों को जानेगा ही नहीं। पहला आपका नहीं है, बाकी सब सही है, यानी कि बाकी सब रीजन है। तो क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छा लगा? क्योंकि पढ़ा हुआ जब सॉल्व कर लीजिए तब ज़्यादा अच्छा लगता है, नहीं तो पढ़ते रहिए पता ही नहीं चलता कि हम सही दिशा में पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ याद है भी कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि पढ़ते पढ़ते भूल जा रहे हैं। तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं आज का नया चैप्टर, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार्य, यानी कि फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है? अभी तक आपने पढ़ा इकोसिस्टम को, अब आप पढ़ेंगे इकोसिस्टम काम कैसे करता है। तैयार हैं नए चैप्टर के लिए? चलिए शुरू करेंगे। इकोसिस्टम में ऊर्जा के लिए कौन सी जो है आपका स्रोत है? इकोसिस्टम को ऊर्जा कहाँ से मिलता है? सूर्य से। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है वो है आपका सूर्य। इसके अलावा भूतापीय ऊर्जा से भी हमें मिलता है और कॉस्मिक रेंज से भी मिलता है, लेकिन मेन जो है वो कौन है? सूर्य, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। चलिए पारिस्थितिकी उत्पादकता देख लेते हैं। पारिस्थितिकी उत्पादकता में सकल प्राथमिक उत्पादन होता है। एक होता है सकल प्राथमिक उत्पादन, इसको ध्यान दीजिएगा। सकल क्या है, शुद्ध क्या है? इकोनॉमी पढ़ा है आप लोगों ने? यस मैम। सकल घरेलू उत्पादन में क्या होता है? जीडीपी। बताइए जीडीपी, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, बताइए जीडीपी का क्या मतलब है? जीडीपी में क्या शामिल होता है? घरेलू सीमा के अंदर, घरेलू सीमा के अंदर एक इकोनॉमिक ईयर के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य का जीडीपी होता है। ऐसे ही जो आपके सकल प्राथमिक उत्पादन का मतलब हो गया कि जो पेड़ पौधे पूरा उत्पादन करते, प्रकाश संश्लेषण करके जो वो भोजन बनाते हैं, वो उनका क्या हो गया? सकल प्राथमिक उत्पादन। लेकिन शुद्ध प्राथमिक उत्पादन क्या होगा? शुद्ध प्राथमिक उत्पादन किसे कहेंगे? जैसे जीडीपी में से जब हम शुद्ध निकालते हैं राष्ट्रीय इनकम तो माइनस क्या कर देते हैं? विदेशियों से आए, विदेशों से जो मिला आय है उसको प्लस करेंगे, विदेशों में भेजा गया आय माइनस करेंगे।
सब्सिडी माइनस करते हैं, सब्सिडी को जोड़ते हैं, मूल्यह्रास को माइनस करते हैं, गिरावट हुई है। ऐसे ही जो प्राथमिक उत्पादन है जो कि प्रकृति से करता है पादप, उसमें से वो श्वसन भी तो करता है। जो उसने बनाया भोजन उसमें से वो कुछ अपना कंज्यूम भी तो करता है। दिन में प्रकाश संश्लेषण कर रहा है यानी कि भोजन बना रहा है, रात में श्वसन कर रहा है यानी कि क्या कर रहा है, उसको कंज्यूम भी कर रहा है वो। तो टोटल प्राथमिक उत्पादन में सकल प्राथमिक उत्पादन मतलब उसने भोजन बनाया कितना, और शुद्ध प्राथमिक उत्पादन मतलब उसमें से बचा कितना, उसके शरीर में संचित कितना रहा, बाकी नष्ट हो गया। जैसे हमने टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है वो बनाया, लेकिन उसको बनाने में बहुत सारी चीज़ों का घिसावट भी होता है, खर्च भी होता है, हम उसको माइनस करते हैं तब शुद्ध हमारा उत्पादन आता है। ऐसे ही पेड़ पौधे जो टोटल उत्पादन करते हैं वो सकल प्राथमिक उत्पादन होगा। उसमें से उन्होंने रात में क्या किया, श्वसन किया, खुद यूज किया, तो बहुत सारे जो पोषक तत्व थे या जो भोजन था वो क्या हुआ, नष्ट हो गया। यानी कि जो उनके शरीर में बचा शुद्ध रूप से, जो ये सब करने के बाद जो उनके पास बचा वो क्या हो गया, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन होता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। आपका जो सकल प्राथमिक उत्पादन है इसमें से आप क्या करेंगे, माइनस श्वसन द्वारा जो ऊर्जा नष्ट हो जाती है इसको माइनस कर देंगे, तब आपका क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा शुद्ध प्राथमिक उत्पादन। यानी कि सकल प्राथमिक उत्पादन किया, यानी कि ये वो उत्पादन है जो पौधों ने प्रकाश संश्लेषण करके बनाया था, प्रकाश संश्लेषण किया और जो है भोजन बनाया इन्होंने। भोजन बनाने के बाद इन्होंने श्वसन भी तो किया, यानी कि खुद यूज किया, तो माइनस करेंगे श्वसन में नष्ट हुई ऊर्जा को, यानी कि जो कंज्यूम कर दिया, नष्ट ऊर्जा, जो इन्होंने श्वसन में ऊर्जा को नष्ट कर दिया, अब क्या हो जाएगा, माइनस करने के बाद जो बचेगा वो बराबर क्या हो गया, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन। क्लियर है ये, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन हो जाएगा बराबर शुद्ध प्राथमिक उत्पादन। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। जैसे आप जो है भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने के बाद आप भोजन को ग्रहण करते हैं। मान लीजिए आपने जो है 1 पाव चावल और इस तरह से एक रेशियो बनाया, लगभग 3 पाव का भोजन बना था, आपने उस भोजन को ग्रहण किया, तो उस भोजन में से कुछ पोषक तत्व तो आपके ब्लड में जाएंगे, कुछ आपके शरीर को तुरंत तत्काल ऊर्जा देंगे जैसे कार्बोहाइड्रेट, कुछ आपके शरीर में फैट के रूप में होंगे, कुछ ब्लड में चले गए, विटामिन जो है अन्य अन्य क्षेत्रों में लगे, तो और बाकी जो हो गया वो क्या हो गया, वो खराब पार्ट के रूप में बाहर निकल गया। तो जो आपके शरीर को मिला वो क्या हो गया, शुद्ध हो गया। लेकिन आपने बहुत सारा भोजन खाया था ना, कुछ वेस्ट के रूप में बाहर भी तो निकल गया, बहुत सारी चीज़ें आपका शरीर नहीं पचा पाया, वो क्या हो गया, शरीर के बाहर निकल गया। जब शरीर ज़्यादा चीज़ें पचा लेता है तो वेस्ट कम निकलता है, और जब ज़्यादा नहीं पचा पाता तो वेस्ट ज़्यादा निकल जाता है। तो यानी कि जितना भोजन आपने किया था उसमें से कुछ हिस्सा आपके शरीर को लगा, अन्य अन्य रूप में आपके शरीर में संचित हो गया, जो आपके पास है, आपका अपना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके शरीर से बाहर भी तो निकल गई। तो शुद्ध कौन हुआ, जो आपने प्राप्त किया, और जो चला गया वो क्या हो गया, वो शुद्ध नहीं है। यानी कि भोजन पचाने के दरमियान बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पचती हैं वो क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। ऐसे ही आपका जो पेड़ पौधे हैं इन्होंने प्रकाश संश्लेषण किया, भोजन बनाया, श्वसन किया, तो श्वसन के दरमियान बहुत सारी ऊर्जा नष्ट हो गई, जो उनके शरीर में जैव भार के रूप में बचा वही उनका क्या है, शुद्ध उत्पादन है। ऐसे हम लोग जीडीपी लेते हैं, जीडीपी में से जब राष्ट्रीय इनकम निकालते हैं तो जीडीपी में उस सामान को, वस्तुओं और सेवाओं को क्रिएट करने में बहुत सारी वस्तुओं के मूल्य में ह्रास होता है, गिरावट होता है, हम उसको घटा देते हैं, फिर जो शुद्ध बचता वही हमारा इनकम हो जाता है। सेम ऐसे ही पौधों के साथ भी सेम आप अपने ऊपर भी ले लीजिए, यदि आप जितना भोजन करते हैं क्या वो सारी चीज़ें आपके शरीर को मिल जाती हैं, नहीं। आपने ये भी सुना होगा कि विटामिन सी जो है
आप कितना भी खाइए आपके शरीर को उतना ही जो है मिलेगा जितनी आपके शरीर को आवश्यकता है, बाकी सारा निकल जाता है क्योंकि वो क्या है, पानी में घुलनशील है। तो जितना हम भोजन डेली करते हैं अगर वो सारे उसके पोषक तत्व आपको मिल जाए तो फिर आप वो क्या हो जाएगा, वो टोटल शुद्ध उत्पादकता हो जाएगी। लेकिन वो टोटल अगर आपके शरीर को मिल जाता तो फिर वेस्ट के रूप में बाहर नहीं निकलता। देखिए वाटर भी निकलता है और बाकी जो भोजन के रूप में ठोस रूप में लेते हैं वो भी निकलता है, यानी कि वो क्या है, वो वेस्ट है, जो आपके शरीर को नहीं प्राप्त हो पाया वो बेकार हो गया। तो बात क्लियर हो गई। ये जैसे होता नहीं, जब हम ऐसे नॉर्मली भोजन करते हैं और हाजमा सही रहता है तो हमें बार बार वॉशरूम नहीं जाना पड़ता। लेकिन अगर आपका हाजमा सही नहीं है तो क्या होगा, जो खाएंगे वो सब पूरा क्या होगा, वॉशरूम जाना पड़ेगा और सब क्या होगा, बाहर आ गया, यानी कि आपके शरीर को नहीं मिला। ये समझने वाली बात है, आप अगर समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। यानी कि वो वेस्ट हो गया, आपने इतनी मेहनत से बाजार से खरीदा पकाया भोजन किया कि हमारे शरीर को लगेगा, लेकिन वो आपके शरीर को नहीं लगा। जैसे आजकल बहुत ऐड आता है ना कि आप पतले दुबले कमजोर क्यों हैं, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, जो कि वो सारा जो खा रहे उसका निचोड़ आपके शरीर को लग नहीं रहा, वो निकाल नहीं पा रहा है, तो वो उससे जोड़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। प्राथमिक उत्पादन शुद्ध उत्पादन क्लियर हो गया। यानी कि सकल उत्पादन जो प्रकाश संश्लेषण से पौधों ने बनाया उसके बाद उसमें से माइनस कर दिया, जो उन्होंने श्वसन के दरमियान उनकी ऊर्जा नष्ट हो गई, उसके बाद जो जैव भार के रूप में उनके शरीर को मिला, उनके शरीर को लगा, वो हो गया शुद्ध उत्पादन, जिसका उपयोग हम करते हैं, बाकी सारे जो करते हैं, यानी कि पेड़ पौधों को, प्लांट्स को जो हम खाते हैं वो उनकी शुद्ध उत्पादकता होती है। बाकी श्वसन के दरमियान उनसे भी क्या होता है, नष्ट हो जाता है। जैसे जो हम राष्ट्रीय इनकम रहता है उसी का तो उपयोग करते हैं सब जगह पे, आप चाहे वो शिक्षा का विकास कीजिए, रोड का विकास कीजिए, चिकित्सा का विकास कीजिए, किससे करते हैं, राष्ट्रीय इनकम में ही तो जनसंख्या से भाग देते हैं तो निकल के आता प्रति व्यक्ति आय। यानी कि जो हम भोजन के रूप में पौधों से प्लांट में प्राप्त करते हैं ना, वो उनकी शुद्ध उत्पादकता होती है, जो उनके जैव भार के रूप में हमें दिखाई देता है, प्लांट के रूप में, फल के रूप में, फूल के रूप में, वो उनकी शुद्ध उत्पादकता जो उनके पास रह गई, बाकी श्वसन के दरमियान नष्ट हो गया। क्लियर हो गया। बहुत आसान है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप इसे इकोनॉमी से रिलेट करिए या अपने जीवन से रिलेट कीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए उच्च पारिस्थितिकी उत्पादकता वाले प्रदेश, कौन कौन से आपके प्रदेश है जहां से हमें ज़्यादा उत्पादकता प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कौन सा हो जाएगा, नो डाउट, बताइए फटाक से। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो जाएंगे, और इसके अलावा जलोढ़ मैदान, आपका जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं ये भी हो जाए। सदाबहार वन ले लीजिए, उष्णकटिबंध के हो या शीतोष्णकटिबंध के हो, इनका जो है उत्पादकता, शुद्ध उत्पादकता अच्छी होती है। साथ ही जलोढ़ मृदा, मिट्टियों में सबसे अच्छी उत्पादकता किसकी होती है, जलोढ़ मृदा की होती है। वनों में सदाबहार वनों का माना जाता है। और इसके अलावा आप देखेंगे छिछले स्थल वाले जलीय भाग का, आपने देखा था ना, झील ले लीजिए, समुद्र में ले लीजिए, जो छिछला होता है वहाँ पे प्रकाश ज़्यादा नीचे तक जाता है, और जहाँ तक प्रकाश जाएगा वहीं तक प्रकाश संश्लेषण होगा, तो उत्पादकता भी तो वहीं की होगी जहाँ प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होगा। यानी कि जलोढ़ मृदा का उत्पादन ज़्यादा होगा मिट्टियों में, पहला जलोढ़ मृदा, और दूसरा है वर्षा वन कह सकते हैं, बिल्कुल, या आर्द्र वन में लिख दीजिए, आर्द्र वन, चाहे वो शीतोष्ण के हो चाहे आपके उष्ण के हो। शीतोष्ण में भी तो मैंने कहा था ना, पूर्वी तटों पर जहाँ पे गर्म जलधाराएं चलती है वहाँ पे अच्छे वन पाए जाते हैं, वो आर्द्र वन है। वो टैगा वाले नहीं बात कर रहे हैं, आर्द्र वनों की बात कर रहे हैं, जो आर्द्र सदाबहार वन है, चाहे उष्ण के हो चाहे शीतोष्ण के हो, इनकी उत्पादकता अच्छी होगी। इसके अलावा छिछले जलीय क्षेत्र, अब ये जलीय क्षेत्र में आपका तालाब भी आ जाएगा, झील भी आ जाएगा, खाड़ी भी आ जाएगा, सागर भी आ जाएगा, महासागर भी आ जाएगा, जहाँ प्रकाश ज़्यादा अंदर तक जाता है, यहाँ की उत्पादकता क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। दूसरा जो आएगा मध्यम पारिस्थितिकी उत्पादकता वाले प्रदेशों में। इसके अलावा गहन कृषि क्षेत्र भी, गहन कृषि क्षेत्र भी इसमें आ जाएगा, याद रखिएगा, गहन कृषि। अच्छा ये बताएं, गहन कृषि क्षेत्र से आप क्या समझ रहे हैं, गहन कृषि क्षेत्र से क्या समझ रहे हैं? हाँ, यानी एक वर्ष में कई फसल हैं आप, जैसे वेस्ट बंगाल में धान। हाँ बिल्कुल, जैसे धान के बाद दलहनी फसलें, दलहनी के बाद फिर गेहूँ, गेहूँ के बाद फिर सब्जियों के बाद फिर धान के बाद इस तरह से
यानी कि एक ही खेत से एक वर्ष में आप कई फसल जो है अंतरा फसलीकरण करके या जो है इंटरा फसलीकरण करके आप ढेर सारे फसल उगा ले रहे हैं, उसको कहते हैं गहन कृषि क्षेत्र। तो इसकी उत्पादकता भी बाकियों से क्या है, ज़्यादा है, उच्च है। तो ये सब क्या है, उच्च उत्पादकता वाले हो गए। मध्यम उत्पादकता में क्या आ जाएगा, मध्यम उत्पादकता में आएंगे घास स्थल, ये मध्यम उत्पादकता में है। घास स्थल क्या है, मध्यम उत्पादकता में है। इसके अलावा छिछली झील को भी लिया गया है। छिछली झील याद रखिएगा, सिर्फ झील को लिया गया है। छिछली झील ये भी मध्यम उत्पादकता में माना गया है। छिछली झील को मध्यम उत्पादकता माना गया है, बाकी को उच्च उत्पादकता में लिया गया है। और इसके अलावा गहन कृषि को छोड़कर जितनी कृषि भूमियां हैं, गहन कृषि को छोड़ दीजिए, उसके बाद जितना कृषि होता है वो सब किस में आएंगे, मध्यम में आ जाएंगे आपके। तो ये आपका मध्यम में हो गया। याद रखिएगा, ये क्रम पूछा है आईएएस में कि उत्पादकता घटते क्रम में। इसके अलावा आप देखेंगे निम्न पारिस्थितिक उत्पादकता में क्या आएगा, तो निम्न आप में आ जाएंगे जितने भी अंटार्कटिका के हिमाच्छादित क्षेत्र हैं, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र हो जाएगा। और इसके अलावा जितनी बंजर भूमियां हैं, मरुस्थल हैं और गहरे सागर। पहला ध्रुवीय क्षेत्र कर लीजिए, ध्रुवीय क्षेत्र, और दूसरा बंजर भूमि, और इसके अलावा मरुस्थल कह सकते हैं, मरुस्थल, और इसके अलावा गहरे सागरीय भाग, गहरे सागरीय भाग, गहरे सागरीय भाग। ये हो गया। देखिए उच्च उत्पादकता में क्या क्या है आपका, जलोढ़ मृदा, उष्णकटिबंधीय जो आपके जलोढ़ मृदा क्षेत्र है, झील छोड़ के जलोढ़ मृदा है, और इसके अलावा वर्षावन है या आर्द्र वन, और इसके अलावा गहन कृषि वाले गहन कृषि और एक सदाबहार। ये तो क्या कुछ बताइए, मैं गहन कृषि के नाम आप क्या बताएंगे, जलोढ़ मृदा, गहन कृषि, आर्द्र वन और छिछली जलीय क्षेत्र, ये सब आप कैसे हैं, उच्च उत्पादकता वाले हैं। और घास स्थल, छिछली झील और इसके अलावा गहन कृषि के अलावा जितनी कृषि बची वो मध्यम उत्पादकता वाले हैं। और निम्न उत्पादकता में ध्रुवीय क्षेत्र, अंटार्कटिका, आर्कटिक, बंजर भूमि, मरुस्थल और गहरे सागरीय क्षेत्र, इनकी उत्पादकता सबसे निम्न है। ठीक, तो अब इसमें से आए कि उच्च से निम्न, तो आपका एक दो ऑप्शन इसमें से ले लेगा, उच्च वाले में से कुछ मध्यम और कुछ निम्न, और फिर कहेगा कि उत्पादकता घटते क्रम में कौन सा सही है। तो ये पता रहेगा कि किसका ज़्यादा है, किसका मध्यम है और किसका कम है, तो आप बड़े आसानी से इसको लगा लेंगे। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो ये क्लियर हो गया उच्च, मध्यम और निम्न उत्पादकता। अच्छा, उत्पादकता को प्रभावित कौन कौन सी चीजें करती हैं? हाँ, टेम्परेचर करेगा, वर्षा करेगा, इसके अलावा मृदा भी करेगी, हाँ, मृदा की क्वालिटी कैसी है ये भी करेगा, और जलवायु कैसा है, जलवायु, मृदा की क्वालिटी, वर्षा और टेम्परेचर, ये प्राकृतिक चीजें हैं जो कि कहीं की उत्पादकता को प्रभावित करेंगे। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो रासायनिक चीज़ों में कि वहाँ का पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है, ये आपका रासायनिक में आ जाएगा। और अगर आप जैविक कारकों में करेंगे तो वहाँ पे जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियाँ कैसी हैं, ये भी आ जाएगा। अच्छा, ये बताएंगे कि जो आपका महाद्वीप है और महासागर है, इन पारिस्थितिकी तंत्र में जो औसत प्राथमिक उत्पादन है ये लगभग कितना होता है, एक वर्ष में औसत कितना होता है उत्पादन सागरों का और महाद्वीपों का, ये आपके लिए फैक्ट है। औसत उत्पादन कितना होता है महासागरों का और आपके महाद्वीपों का, तो महाद्वीपों का होगा 669 ग्राम प्रति मीटर प्रति वर्ष, 669 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में है प्रति वर्ष। ये किसका है, महाद्वीप का है, महाद्वीपों का है, ये याद रखिएगा, महाद्वीपों का औसत वार्षिक उत्पादन है ये। और महासागरों का कितना है, महासागरों का 155 ग्राम मीटर प्रति वर्ष।
155 ग्राम मीटर प्रति वर्ष, 155 ग्राम मीटर प्रति वर्ष। देखिए किसकी उत्पादकता ज्यादा है? महाद्वीपों में ज्यादा है, महासागरों की कम है। ओवरऑल उत्पादन ही करते होंगे लेकिन उत्पादकता मतलब प्रति हेक्टेयर में ज्यादा उत्पादन, तो ये महाद्वीपों का ज्यादा है, महासागरों का कम है। ये औसत उत्पादकता है इनका एक वर्ष में। पोषण स्तर, पोषण स्तर कितने होते हैं? कितने? 1 2 3 4। पोषण स्तर कितना होता है बताएं? पोषण स्तर 1 2 3 4। एक स्तर होता है 2 3 या 4? मतलब 4 होता है। 4 होता है ना। एक होंगे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे उसको यानी उत्पादक पादप होंगे, पादप। दूसरे पे शाकाहारी होंगे और तीसरे पे मांसाहारी मांसाहारी होंगे और चौथे पे सर्वाहारी सर्वाहारी। सर्वाहारी या इस पे आप कह सकते हैं अगर सर्वाहारी नहीं रखना चाहते तब क्या कर देंगे? सर्वाहारी सबसे उच्च होते हैं ना उपभोक्ता, जो कि आपके शाकाहारी को भी खा सकते हैं और मांसाहारी को भी खा सकते हैं, ये सर्वोच्च उपभोक्ता है। ये आपके 4 माने जाते हैं स्तर। और इसके अलावा आप जानते हैं एक और भी होता है, लेकिन वो क्या है? वो मिलाने का काम करता है। जो भी इनसे बच जाती है शरीर के अवशेष उसको कवक और जीवाणु क्या करते हैं? अपमार्जक उसको मिला देते हैं। तो ये जो ऊर्जा का प्रवाह है इन्हीं 4 स्तरों में होता है। पोषकता का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह इन्हीं 4 स्तरों में होता है। इसके बाद ये मिट्टी में मिल जाने का काम करते हैं और इनको मिलाता कौन है? सूक्ष्म जीव मिलाते हैं। अपघटक होंगे ना वो मिलाने में? हाँ अपघटक होंगे, अपमार्जक जो है अपघटक होंगे, याद रखिएगा। तो ये पोषण या इसी को हम पोषण स्तर कहिए या ट्रॉपिक लेवल कहिए, कितना है? 4 है, इसको याद रखिएगा। आप बात करेंगे खाद्य श्रृंखला की। खाद्य श्रृंखला में हमने एक दिन और भी बात किया था। खाद्य श्रृंखला क्या है? यानी कि जो जीवों का श्रृंखला होता है जिसमें एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा घटती जाती है और एक पोषण स्तर को दूसरा जो पोषण स्तर है वो आहार के रूप में रिड्यूस करता है, इसी को कहते हैं खाद्य श्रृंखला। और हमने पहले भी बात किया था खाद्य श्रृंखला एक होता है, एक खाद्य जाल होता है। खाद्य श्रृंखला छोटा होता है, सरल होता है, आसानी से टूट सकता है, जैव विविधता समाप्त हो सकता है। खाद्य जाल लंबा होता है, जटिल होता है, ये जैव विविधता को टिकाऊ बनाता है, बढ़िया बनाता है। खाद्य जाल अच्छा होता है और खाद्य श्रृंखला अच्छा नहीं है हमारे पारिस्थितिकी और पर्यावरण के लिए। तो खाद्य जाल में आप सभी को पता चल ही गया था। जैसे अगर बात करेंगे घास स्थल का जो बनेगा खाद्य जाल, और घास है और इसको कौन खाएगा? कीट खाएंगे। कीट, क्योंकि घास स्थल को हम कीट से लेते हैं, वो तो शाकाहारी भी होगा जिसमें भेड़ बकरियां भी आ जाएंगी। अगर कीट खाएगा तो कीट को कौन खा सकता है? मेढक खा सकता है, पक्षी भी खा सकता है, सांप भी खा सकता है, पक्षी भी खा सकता है। आप जो है सांप को नेवला भी खा नेवला भी सकता खा है, सकता है, मोर मोर भी भी खा खा सकता है। तो ये आपके किसका बन गया? खाद्य जाल। घास स्थल का बन गया। अगर बड़े जीव में लेना चाहते हैं तो बकरी खा सकती है, और घास कौन खा सकता है? खरगोश खा सकता है, और दूसरे हिरन भी खा सकते हैं, बहुत सारे जीव। अब इन सबको मांसाहारियों में कई मांसाहारी है, शेर भी है, शेर की कई प्रजातियां हैं, और जो है भेड़िया है, सियार है। इसके अलावा उसके ऊपर भी और भी लोग हो सकते हैं जो कि खा सकते हैं। तो ये क्या, और मानव क्या होता है? मोस्टली वो सीड्स पे होता है, क्योंकि वो शाकाहारी भी खाता है और मांसाहारी को भी खाता तो है। हम तृतीय वो होगा। हाँ, उसको तृतीयक में रख सकते हैं। हालांकि वो अगर लेकिन द्वितीयक आता है, कई जगह पेपर में द्वितीयक देते हैं। हाँ देखिए, अगर आप द्वितीयक में रखेंगे तो फिर क्या, वो सिर्फ मांसाहारी हो जाएगा ना। वो सर्वाहारी में आता है, वो शाक भी खाता है और मांस भी खाता है। अच्छा ये बताएं, अगर दुनिया के सारे जीव शाकाहारी हो जाएं तो क्या होगा? क्या होगा? पृथ्वी खत्म हो जाएगी, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, पारिस्थितिकी तंत्र समाप्त हो जाएगा। पृथ्वी वैसे रहेगी लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र समाप्त हो जाएगा। हाँ ये कहिए, हाँ पृथ्वी नहीं खत्म होगा, पृथ्वी पे जो जीवन है ये समाप्त हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सब लोग घास के पीछे पड़ जाएंगे, सारा घास खा जाएंगे और फिर घास खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? फिर खाने के लिए घास नहीं बचेगा, तो वो अपने आप मरने लगेंगे, और वो नहीं रहेंगे तो फिर मांसाहारी और सर्वाहारी भी नहीं रहेंगे, तो पूरा का पूरा जो तंत्र है वो समाप्त हो जाएगा। यानी
बताया था कि आपका जो उत्पादन है, उत्पादन में बहुत सारे शाकाहारी निर्भर होंगे, उन शाकाहारियों को खाने वाले बहुत सारे मांसाहारी होंगे और उन मांसाहारियों के ऊपर भी सर्वोच्च उपभोक्ता होंगे, यानी कि वहाँ पे ऑप्शंस बहुत होंगे, वो किसी को भी खा सकते हैं। जैसे शेर खरगोश को भी खा सकता है, खरगोश नहीं मिला तो बकरी को भी खा सकता है, बकरी नहीं मिला तो हिरण को भी खा सकता है, हिरण भी नहीं मिला तो भेड़ या अन्य घास खाने वाले गाय भैंस जो भी है किसी को भी खा सकता है, यानी कि उसके पास ऑप्शंस बहुत हैं, उसको खाने की कोई समस्या नहीं है। तो क्या है, खाद्य जाल है, यानी कि उसके खाने का बहुत सारा ऑप्शन है, जाल ही जाल है, वो जिसको चाहे खाए, अपने हिसाब से कुछ भी खा सकता है, तो वो खाद्य जाल है। और अगर कहीं पे खाद्य जाल है तो वहाँ का पर्यावरण पारिस्थितिकी कैसा होगा, अच्छा होगा, जैव विविधता होगा, स्टेब्लिश होगा, यानी कि उसमें स्थिरता होगा, जैव विविधता होगा और वो हमारे पर्यावरण या हमारे धरती के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। तो खाद्य जाल समझ में आ गया आप लोगों को? यस मैम। नेक्स्ट है आपका जैव जो संचयन है, इसको प्रभावित करने वाले कारक। जैव संचयन, जैव संचयन में जानते हैं, जैव आवर्धन, जैव संचयन, ये क्वेश्चन आईएएस में बहुत ज़्यादा बनता है। जैव संचयन या जैव आवर्धन। जैव संचयन का मतलब है कि हम बहुत सारे अनावश्यक चीज़ों का उपयोग भी अपने जीवन में करते हैं जो हानिकारक होते हैं, ऐसे बहुत सारे कीटनाशक, ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ जो कि हमारे शरीर में जाके संचित हो जाती हैं। जैसे पौष्टिक चीज़ें आपके शरीर में संचित होती हैं, वैसे निगेटिव भी। अगर कोई ड्रिंक करता है तो उसके ब्लड में अल्कोहल की मात्रा होती है, अगर कोई सिगरेट या दूसरी चीज़ें खाता है तो उसकी मात्रा भी होती है, उसका ब्लड टेस्ट करके पता चल जाएगा कि वो ड्रिंक करता है, यानी कि उसके ब्लड में जैसे अच्छी चीज़ें जा रही हैं वैसे वो भी जाएंगी। अगर वो कीटनाशक दवाइयों की छिड़काव वाली सब्जियां खा रहा है, इंजेक्शन जिसमें लगे ऐसी दवाइयों वाला सब्जियां खा रहा है, फल खा रहा है, तो वो मात्रा भी उसके शरीर में जा रही है। विटामिन के साथ साथ, मिनरल्स के साथ साथ, खनिज तत्वों के साथ साथ वो आपके हानिकारक तत्व भी आपके शरीर में जाएंगे और फिर आपके शरीर को हार्मफुल यानी कि नुकसानदेह होंगे। तो ऐसे जो आपके हानिकारक पदार्थ हैं जब आपके शरीर में इकट्ठा होने लगते हैं तब इसी को कहा जाता है जैव संचयन। बात समझ में आया? हानिकारक पदार्थों का आपके शरीर में संचित होना ही जैव संचयन कहलाता है। और ये संचयन जो है प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला कारक है आपका कि पदार्थों का ग्रहण करना। सबसे पहले अगर ऐसे पदार्थों को ग्रहण कर रहे हैं तो ये जिम्मेदार है। दूसरा, पदार्थों का भंडारण तथा भंडारण क्षमता, यानी कि किस चीज़ का आप अपने शरीर में कितना ज़्यादा अवशोषण कर रहे हैं, आपका शरीर उसको कितना ज़्यादा संचित कर रहा है, ये भी प्रभावित करेगा। साथ ही जो है पानी में प्रदूषकों की सांद्रता, कितनी प्रदूषण है आपके पानी में, जिस मात्रा की ज़्यादा होगी वो आपके शरीर में उतना ही ज़्यादा जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके शरीर को प्रभावित करती हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। और जैव संचयन में आपको एक उदाहरण हम दे रहे हैं DDT का। DDT का नाम सुना होगा आपने, डाइफिनाइल ट्राइफ्लोरोइथेन, ये DDT का फुल फॉर्म है। जो DDT है ये क्या है? कीटनाशक दवाई है। अभी सरकार ने क्या किया है, इस पर बैन कर दिया है। इसी DDT की वजह से आपकी जो गौरैया चिड़िया है ना, ये समाप्त हुई है। इसी की वजह से सबसे बड़ा ये रीजन है ये। और वो भी जानते हैं, ये एक महिला गृहिणी ने बात दुनिया को सबसे पहले बताई कि DDT की वजह से चिड़िया, जो गौरैया चिड़िया विलुप्त हो रही है। किसी वैज्ञानिक ने नहीं बताया, बल्कि एक महिला, एक साधारण घर की महिला जो एक गृहिणी थी, जो डेली अपने छत पे चिड़ियों को दाना देती थी, उसने ये चीज़ दुनिया के सामने रखा कि DDT के प्रयोग की वजह से जो गौरैया हैं ये समाप्त हो रही है। उसके बाद लोगों ने रिसर्च किया और वाकई में ये सामने आया, तब से DDT का जो उपयोग है इस पर रोक लगा दिया गया है। और ये आपके शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में संचित होता है। और ये इतना ही नहीं, ये संचयन जो है ना आगे ट्रॉपिक लेवल में बढ़ता जाता है, खतरा ये बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने पत्तियों पर छिड़का तो पत्तियों में वो आ गया, अब उस शाक को जो भी खाएगा, अगर वो शाकाहारी खा रहा है तो उसके शरीर में गया, यानी कि अगर हिरण है, हिरण ने खाया तो हिरण के शरीर में गया, यानी कि उस पत्तियों से ज़्यादा हानिकारक वो किसके लिए हुआ, हिरण के लिए हुआ, उसके शरीर में वो ज़्यादा मात्रा में गया। उस हिरण को अगर शेर खा रहा है या उस हिरण को कोई अन्य जीव खा रहा है तो उसका जो शरीर में जितना संचित था वो उसके शरीर में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऊर्जा आप देख रहे थे घटता जा रहा था ट्रॉपिक लेवल के साथ, लेकिन जैव संचयन यानी कि हानिकारक जो संदूषित पदार्थ हैं ये ट्रॉपिक लेवल बढ़ने के साथ साथ क्या होंगे, बढ़ेंगे।
और इसके लिए जैसे हर किसी का शरीर उसके लिए सुटेबल नहीं होता, यानी कि सभी के मांस में धारण करने की चीज़ों की क्षमता अलग होती है। तो ये ट्रॉपिक लेवल के साथ साथ बढ़ता जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्रदूषक हैं वो किसके शरीर में आएंगे, जो सर्वाहारी होगा या सर्वोच्च उपभोक्ता होगा। यानी कि डीडीटी की मात्रा सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करेगी, जो लास्ट में किसी चीज़ को खाएगा। जैसे कीड़ा है, कीड़े ने खाया उसको उतना प्रभावित नहीं करेगा, उसको चिड़िया ने खाया, चिड़िया को उससे ज़्यादा प्रभावित करेगा। अब उस चिड़िया को अगर कोई अन्य जीव खा रहा है तो उसको प्रभावित करेगा। या मान लीजिए सांप ने खाया तो आपका जो है पादप से ज़्यादा नुकसानदेह कीड़े के लिए था, कीड़े से ज़्यादा नुकसानदेह सांप के लिए है। अब सांप को मोर या नेवला खाएगा उसके लिए नुकसानदेह है, और उनको अगर बाज खाता है तो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह किसके लिए हुआ, बाज के लिए हुआ। यानी कि सबसे ज़्यादा डीडीटी का या जैव आवर्धन किसके शरीर में हुआ, बाज के शरीर में हुआ। जो सबसे लास्ट उपभोक्ता होगा सबसे ज़्यादा संचयन उसके शरीर में होगा। एक तो ट्रॉपिक लेवल बढ़ने के साथ साथ लोगों के खाने की क्षमता भी बढ़ती है। जैसे जो कीट है उसका छोटा पेट होता है, वो थोड़ी पत्तियां खाएगा तो कम कीट जाएंगे उसके अंदर, या कम मतलब जो है जैव आवर्धन होगा। लेकिन एक सांप या मेढक वो कई कीट खाएगा तो बहुत सारे कीटों का जो विषाक्त पदार्थ था उसके अंदर आएगा। एक जो सांप है वो सिर्फ उससे मोर का पेट नहीं भरेगा, वो कई सांप खाएगा। तो एक तो खाने का जो मात्रा है वो भी बढ़ता जा रहा है, जितना ज़्यादा आप खाएंगे उतना ही ज़्यादा तो मात्रा भी बढ़ेगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा खाना खाता है तो उसके शरीर को थोड़ा पोषक तत्व मिल रहा है, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा खाना खा रहा है तो उसके शरीर को ज़्यादा पोषक तत्व मिल रहा है। ऐसे ही अगर आप हानिकारक पदार्थ की मात्रा को कम खा रहे हैं तो कम आपके शरीर में जाएगा, अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं तो ज़्यादा जाएगा। तो पोषण स्तर के साथ साथ लोगों का भोजन करने का जो क्राइटेरिया है वो भी मैक्सिमम बढ़ता ही जाता है। हमेशा तो नहीं, अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन मैक्सिमम बढ़ता है। और दूसरा, ऐसी चीज़ों को संचित करने का जो कैपेसिटी है वो भी ट्रॉपिक लेवल के साथ बढ़ता जाता है। इसीलिए सबसे लास्ट वाला जो उपभोक्ता होगा उसके शरीर में विषाक्तता सबसे ज़्यादा होगा। याद रखिएगा ये बहुत। हाँ बेटे, फुल फॉर्म है, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। डीडीटी का डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन डीडीटी। जैसे मान लीजिए जू प्लैंक्टन है, कहीं पे पादप है, यानी कि आपका पानी में ले लेते हैं तो पानी में आपके पहले कौन सा होता है, प्लादप, मतलब जो प्लैंक्टन्स होते हैं, ये पत्तियां हैं इन पे छिड़काव हुआ, उसको खाया जू प्लैंक्टन ने, यानी कि छोटे छोटे समुद्री जीव ने। जू प्लैंक्टन को कौन खाएगा, उससे बड़ी मछली खाएगी, उससे फिर उसको और बड़ा जीव खाएगा, फिर उससे उसको और बड़ा जीव खाएगा, यानी कि लास्ट वाले जीव में सबसे ज़्यादा इसका जो है असर देखने को मिलेगा। तो जैव आवर्धन समझ में आ गया। आप देखते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड आप सभी को पता है, पिरामिड दो तरह के होते हैं, एक सीधा और एक उल्टा। सीधा पिरामिड का मतलब आपको मैंने पहले ही बताया कि जिसका जो नीचे का एरिया है मोटा है और ऊपर जैसे जैसे जाए वो पतला होता जाए, ये कैसा पिरामिड है, सीधा। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए, यानी कि नीचे जो है वो पतला है और ऊपर जाते जाते मोटा हो जाए, ये कैसा पिरामिड है, उल्टा। यानी कि कैसा हो गया, उल्टा। सीधा पिरामिड एग्जाम में आता है कि सीधा पिरामिड किसका बनेगा, तो संख्या का पिरामिड जल और स्थल में सीधा बनता है, पेड़ के पिरामिड को छोड़ के। अपवाद हर चीज का होता है, यानी कि चाहे ये जल में हो या स्थल में हो, संख्या का पिरामिड सीधा होगा एक को छोड़ के। किसका, पेड़ का। पेड़ का पिरामिड संख्या में होता है, संख्या का पेड़ का जो पिरामिड होगा वो कैसा होगा, उल्टा होगा। क्यों होगा हमें बता दे रहे हैं। बाकी चाहे वो जल में हो या स्थल में हो, संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। यानी कि अगर आप देखेंगे जल में तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी, पादप प्लवक की होगी, ज्यादा मात्रा में होगी। उसके बाद जिसकी संख्या होगी वो जूप्लैंक्टन्स होंगे, उसके बाद जिनकी संख्या होगी वो आपके नेक्टन समुदाय वाले आएंगे। यानी कि पादप प्लवक होगा वो बहुत ज्यादा होगा, ज्यादा उत्पादन करेगा, उसको जूप्लैंक्टन्स खाएंगे, जूप्लैंक्टन्स को बड़ी मछलियां खाएंगी, मतलब थोड़ी बड़ी मछलियां, और इनको फिर सबसे बड़ी यानी कि शार्क, व्हेल,
ये सब खाएंगे। तो समुद्र में शार्क और व्हेल जैसे मछलियों की संख्या कम है, यानी कि संख्या का पिरामिड क्या है, सीधा बन रहा है। जैसे जैसे भार या लंबाई या कहीं की वेट बढ़ रहा है वैसे वैसे संख्या घट रही है। लेकिन आप कहीं देखेंगे इतने सारी वनस्पतियाँ होती हैं कि गिन नहीं सकते। फिर उसमें छोटे छोटे जलीय जीव होते हैं जिनको भी गिनना मुश्किल है, लेकिन उनसे क्या होंगी, वो कम होंगी। अगर उनसे ज़्यादा होंगे तब तो पालक प्लवक बचेंगे ही नहीं, फिर तो ये श्रृंखला क्या होगा, खत्म हो जाएगा। निश्चित तौर पर ये श्रृंखला बन रही है तो पहले से दूसरा कम है। तो क्या हो गया, पहला सबसे ज़्यादा है जो उत्पादन कर रहा है, उस पर उपभोक्ता जो है वो और कम है, उसके ऊपर और कम है, और शार्क और कम है। अगर शार्क और व्हेल कम ना हो तो क्या उनके भोजन की कमी से मर जाएंगे, यानी कि उनकी भोजन पर्याप्त है तभी वो समुद्र में जिंदा है। इस बात को कोई समस्या नहीं है। यानी कि समुद्र में संख्या का पिरामिड कैसा है, तालाब हो, समुद्र हो, झील हो, संख्या का पिरामिड सीधा होगा। स्थल पे लीजिए, घास ज़्यादा होगा, कीड़े उससे कम होंगे, उससे कम सांप होंगे, उससे कम मोर या नेवले होंगे। यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, संख्या का पिरामिड बिल्कुल सीधा है। घास बहुत होता है, उससे कम कीड़े होते हैं, उससे कम चिड़िया होती हैं, उससे कम सांप होते हैं, उससे कम मेढक होते हैं, और फिर उनको खाने के लिए उससे कम मोर, उससे कम नेवले और बाकी चीज़ें। कन्फर्म? यानी कि संख्या का पिरामिड जल और स्थल में सीधा बनता है, केवल और केवल पेड़ के पिरामिड को छोड़ के। अब पेड़ का पिरामिड क्यों उल्टा है, एक पेड़ बहुत बड़ा होता है, बहुत सारी टहनियाँ होंगी, बहुत सारे पत्ते होंगे। अब उस पर एक पेड़ पे बहुत सारी चिड़िया रहती हैं, यानी कि पेड़ तो एक है लेकिन चिड़ियों की संख्या ज़्यादा है। फिर उन चिड़ियों के ऊपर भी जीव रहते हैं। अब आज जैसे आपके शरीर में आप अकेले हैं, लेकिन आपके सिर में जू पड़ेंगे तो एक थोड़ी पड़ेंगे, 10, 20, 25, 50 जितनी मतलब ज़्यादा जितना ज़्यादा हमको इन्वायरमेंट मिलेगा उतनी ज़्यादा उनकी जनसंख्या होगी। यानी कि चिड़िया, पेड़ एक है, पेड़ में चिड़िया कई, चिड़ियों के ऊपर जू बहुत सारे। अब उन जू के ऊपर भी रहने वाले कुछ जीव होंगे, यानी कि उस परजीवी के ऊपर एक और परजीवी, यानी कि एक चिड़िया के शरीर में अगर 10 जू हैं तो उस 10 जू के ऊपर भी और बहुत सारे जीव होंगे, यानी कि हो सकता है मिला के 50 हो जाए। यानी कि संख्या क्या हो रही है, बढ़ते जा रहा है। तो क्या हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। क्योंकि पेड़ की संख्या क्या है, अकेले है, मान लीजिए पेड़ है। अब इसमें जो चिड़िया है, मान लीजिए वो 10 है, ये अकेला है, चिड़िया 10 है, चिड़ियों के ऊपर जो 20 या 25, 50 कुछ भी कर लीजिए। अब उनकी जो परजीवी होंगी वो 50 हो सकती है, यानी कि क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो पेड़ का पिरामिड संख्या का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन आता है कि पेड़ का पिरामिड, संख्या का पेड़ का पिरामिड सीधा होता है या उल्टा। तो ये उल्टा है, लेकिन अगर भार का हो जाए तो सीधा हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे चिड़िया को अगर सुखा देंगे तो पेड़ के जितना तो उसका वेट नहीं आएगा, उसके जू को सुखा देंगे तो उससे भी कम आएंगे, उनके परजीवों को भी सुखा देंगे। जो कि भार में शुष्क भार लिया जाता है, यानी कि उसको सुखा दीजिए, उसमें से नमी उमी निकाल के फिर उसको तौलिए तो पेड़ का ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, समझ में आ गया? तो संख्या का पिरामिड पेड़ का उल्टा होता है, इतना बस याद रखिएगा। संख्या के पिरामिड में सिर्फ पेड़ का उल्टा होगा, बाकी सब सीधा हो जाएगा। अब बात करेंगे भार की। तो जो अगर आपका जल का जो इलाका है इसमें अगर भार का पिरामिड ले रहे हैं, उल्टा हो जाएगा। व्हेल बहुत भारी भरकम जो है वो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा। व्हेल पीछे आ जाएगा और वनस्पतियाँ ऊपर चली जाएंगी, उल्टा हो गया। यानी कि भार का पिरामिड वो क्या हो गया, उल्टा हो गया आपका जल में, लेकिन स्थल पे सीधा ही रहेगा। घास को जला देंगे तब भी वो ज़्यादा ही होगा कीटों की अपेक्षा। तो भार का पिरामिड जल में उल्टा हो जाएगा और पेड़ का पिरामिड स्थल पे भार में सीधा हो जाएगा। क्योंकि पेड़ तली में है, उसका भार ज़्यादा है, उसके बाद घटते जा रहा है तो सीधा है ना। पेड़ का पिरामिड संख्या में उल्टा, भार में सीधा। जल का पिरामिड संख्या में सीधा, भार में उल्टा, लेकिन स्थल में संख्या में या भार में घास वगैरह के पिरामिड सीधा ही होंगे। ठीक, कोई दिक्कत? बिल्कुल कॉमन सेंस का सोचिएगा घर जा करके एक फिर से दिमाग पे जोर डालिएगा कि घास का संख्या का पिरामिड सीधा था, जल में भी सीधा था, भार का पिरामिड जल में उल्टा हो गया। क्यों उल्टा हो गया? पेड़ का सीधा संख्या में उल्टा था लेकिन भार में सीधा हो गया। ऐसे उलट पलट के जब सोच लेंगे ना तो एग्जाम में जब आएगा दिक्कत नहीं होगा। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये पिरामिड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और ख़ास करके अगर कोई बीएड वगैरह का पेपर दे रहा होगा ना, उसे पर्यावरण में ये जरूर पूछता है पिरामिड। तो ये क्लियर हो गया? रहने दें आज आप लोग के चेहरे बता रहे हैं।
ठीक है।